अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 3 ऑफ जनरल नॉलेज क्वेश्चंस जो कि पीपीएससी के पास्ट के जो पेपर्स हैं उनमें बार बार रिपीट होते रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके रिलेटेड जो जनरल नॉलेज है उसको देखेंगे। वैसे तो जनरल नॉलेज की जो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं मैंने उनको अलग अलग उनकी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन उसके अलावा जो नॉर्मली किसी कैटेगरी में फिट नहीं होते तो फिर मैंने उनको इस वीडियो में कवर किया है। वो तमाम क्वेश्चंस पार्ट 3 है ये। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 बना चुका हूँ और ये पार्ट 3 है जिसमें मजीद कुछ जनरल नॉलेज के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि प्रीवियसली रिपीट हो चुके हैं मुख्तलिफ पेपर्स में। लेट्स जस्ट बिगिन। Who discovered the sea route to India? वास्को डे गामा ने 1497 से 1499 के जो ट्रेवल्स थे इसके उनके थ्रू सी रूट डिस्कवर किया था। उससे पहले इंडिया और यूरोप के माबैन जो ताल्लुकात थे वो ज़मीनी रास्ते के थ्रू तो थे, लेकिन समंदरी रास्ता जो है उस वक़्त इसने दरियाफ्त किया था जब ये केप टाउन यानी साउथ अफ्रीका के ऊपर से होता हुआ इंडिया तक पहुंचा था। उस वक़्त ये रास्ता काफ़ी लंबा था, मतलब ये ऊपर से होकर अफ्रीका के जो केप टाउन है साउथ अफ्रीका वहाँ से होकर जहाज़ को आना पड़ता था। बाद में जो स्विस कैनाल है इजिप्ट में वहाँ से एक शॉर्टकट बनाया गया और इस स्विस रूट के थ्रू काफ़ी ज़्यादा फासला जो है वो कम हो गया इंडिया एशिया का जो एरिया है ये वाला और यूरोप के बीच में। Name the tree whose wood is used for making cricket bats. Willow tree से cricket bats बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन काफी दफा रिपीट हुआ है पीपीएससी के पेपर्स में। The last king of Afghanistan was मोहम्मद ज़ाहिर शाह। 1973 तक अफगानिस्तान में किंगडम थी और आखिरी किंग था मोहम्मद ज़ाहिर शाह। फर्स्ट किंग था इनका अमानुल्लाह खान, आखिरी किंग था मोहम्मद ज़ाहिर शाह 1973 तक। उसके बाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बना उसका नाम दाऊद खान था। ये दो चीजें इंपॉर्टेंटली पूछी जाती हैं, बल्कि तीन चीजें। लास्ट किंग कौन था, कब तक अफगानिस्तान एक किंगडम था, एक मोनार्की था, और कब अफगानिस्तान जो है वो एक डेमोक्रेसी में चेंज हुआ, और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, दाऊद खान। ये चीजें जो है अफगानिस्तान के रिलेटेड पूछी जाती हैं। उसके बाद कैलिफ ऑफ ओटोमन सल्तनत, उस्मानी सल्तनत का पहला जो खलीफा था जिसने उस्मानी सल्तनत कायम की। अब तो बच्चे बच्चे को पता है और तो देखकर कि उस्मान अव्वल उसका नाम था जो कि अर्तगल का बेटा था। उसने उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी थी और उसी के नाम पर इस सल्तनत का नाम उस्मानी सल्तनत रखा गया था। आखिरी जो खलीफा था उसका नाम अब्दुल मजीद सानी था। अब्दुल मजीद टू, अब्दुल मजीद दोम या अब्दुल मजीद सानी। मुगल्स में जो पहला किंग था वो बाबर था। अक्सर पूछा जाता है किसने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को शिकस्त देने के बाद मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी गई और आखिरी बादशाह मुगल सल्तनत का बहादुर शाह जफर था। उसके बाद आते हैं वायसराय पे। अब वायसराय को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले तो जब अंग्रेज यहाँ पर आया तो इनको प्रेसिडेंसी या फोर्ट विलियम दी गई। फोर्ट विलियम का किला इन्होंने बनाया और फिर वहाँ की प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर जनरल होता था वो अंग्रेज की तरफ से होता था, यानी कि उसको गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम कहा जाता था। 1773 से लेके 1833 तक अंग्रेजों का जो नुमाइंदा यहाँ पे मौजूद होता था उसको गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम कहा जाता था। उसके बाद जो नया टाइटल आया वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था 1834 से लेके 1858 तक। इस दौरान जो अरसा था अंग्रेज मुकम्मल हिंदुस्तान पे काबिज हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपना बादशाह नहीं बनाया था, उन्होंने पूरा कब्जा नहीं किया था। मुगल बादशाह जो था वही सेरेमोनियल किंग हुआ करता था, यानी कि तख्त पे मुगल थे और वैसे हुकूमत अंग्रेजों की थी 1834 से लेके 1858 तक, यानी कि जंग आज़ादी तक, जिसको गदर कहा जाता है या जंग आज़ादी कहा जाता है। तो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम था
1773 में वो वारन हेस्टिंग्स था। उसके बाद जब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था, जब 1858 में इंडिया डायरेक्ट क्राउन ऑफ ब्रिटानिया यानी ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया, उस वक्त जो वायसराय बना, फर्स्ट वायसराय, उसका नाम विस्काउंट कैनिंग था। तो वायसराय उस वक्त बने जब 1858 में बर्तानिया ने डायरेक्ट कंट्रोल संभाला। ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल बीच में खत्म हो गया और डायरेक्ट एक वायसराय को अपॉइंट किया गया इंडिया में हुकूमत चलाने के लिए। वो वायसराय, फर्स्ट जो वायसराय था 1858 में, उसका नाम विस्काउंट कैनिंग था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम वारन हेस्टिंग्स। फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश क्राउन विस्काउंट कैनिंग। आखिरी जो वायसराय था 1947 में, उसका नाम विस्काउंट माउंटबेटन था। वाटरगेट स्कैंडल लेड टू द डाउनफॉल ऑफ विच प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? रिचर्ड निक्सन। इन्होंने कुछ मुखबरी करवाई थी और वाटरगेट नाम की वो बिल्डिंग थी जहां से कुछ कागजात चुराने का इल्जाम लगा था और इसकी वजह से इनकी गवर्नमेंट जो है वो गिर गई, बिकॉज ये री इलेक्शन के कैंपेन कर रहे थे। कुछ मुखबरी करवाई और उस मुखबरी के नतीजे में इनकी गवर्नमेंट को जो है वो खत्म होना पड़ा, इनको रिजाइन करना पड़ा। रिचर्ड निक्सन। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस पैलेस ऑफ वर्सलिस में हुई, पेरिस में, फ्रांस में। इसने किस चीज को एंड किया? वर्ल्ड वार वन को। वर्ल्ड वार वन स्टार्ट किस तरह हुई? आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड जो हेयर थे ऑस्ट्रियन थ्रोन के, उनके कत्ल से ये कहानी शुरू हुई 1914 में, वर्ल्ड वार वन। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जो थी, इसने वर्ल्ड वार वन को खत्म किया। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जो है ये अलाइड पावर्स जो कि यूएस, फ्रांस, ब्रिटिश, इटली, जापान फर्स्ट वर्ल्ड वार में इन सब के साथ था। अलाइड पावर्स और जर्मनी के बीच में ये मुआहदा था जिसको ट्रीटी ऑफ वर्सलिस कहा गया और इसी के नतीजे में लीग ऑफ नेशंस जो है वो बनी। 28 जून 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्सलिस पे साइन हुए और इफेक्टिव हुई ये 10 जनवरी 1920 को। इसके साथ ही लीग ऑफ नेशंस का कयाम अमल में आया। उसके बाद अलाइड पावर्स और उस्मानी सल्तनत के बीच में 1920 में जो मुआहदा हुआ उसको ट्रीटी ऑफ सेवरस कहा जाता है। उस्मानी सल्तनत के साथ इस मुआहदे के तहत फिर जो उस्मानी सल्तनत को मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया और वो जो है कुछ इससे फ्रांस को दे दिए गए, कुछ यूके को, कुछ ग्रीस को यानी यूनान को, कुछ इटली को, और उसके अलावा जो उस्मानी सल्तनत थी उसके अंदर भी मुख्तलिफ ऑक्यूपेशन जोन बनाए गए। उसके बाद ट्रीटी ऑफ सेवरस जो है वो ज़्यादा अरसा कायम नहीं रह सकी क्योंकि जो उस्मानी सल्तनत थी उन पर कुछ ज़्यादा ही पाबंदियां नाफिज कर दी गई थी, तो उन्होंने उससे रिट्रीट किया, उससे हट गए पीछे। तो फिर 1923 में स्विट्जरलैंड में एक और ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम ट्रीटी ऑफ लॉज़ेन था, जिसकी वजह से रिपब्लिक ऑफ तुर्की का क़याम अमल में आया और बाकी ममालिक जो है वो इससे अलग हो गए। सऊदी अरब, यूनान, यमन, कुवैत, यूएई, शाम, मिस्र के कुछ हिस्से, ये सारे जो हैं ये से अलग हो गए और छोटा सा एक मुल्क रिपब्लिक ऑफ तुर्की आया। कुछ हिस्से जो हैं वो फ्रांस, यूके, ग्रीस और इटली ने छीन लिए। इन तीनों ट्रीटीज में से कोई एक ट्रीटी है जिसके बारे में सिर्फ पाकिस्तानियों को पता है, मोस्ट प्रोबेबली ट्रीटी ऑफ लॉज़ेन, कि ये 1923 में हुई थी, 2023 में ख़त्म हो जाएगी। तुर्की हर तरह से के पाबंदियों से आज़ाद हो जाएगा और उसके बाद तुर्की पूरी दुनिया में अन्नी पा देगा। इस बारे में कि ये ट्रीटी 100 साल बाद ख़त्म हो जाएगी ना तुर्की वालों को पता है, ना फ्रांस को पता है, ना यूके को पता है, ना ग्रीस को पता है, ना इटली को पता है। सिर्फ और सिर्फ दुनिया में अगर किसी को ये चीज़ पता है तो हम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को पता है कि 1923 में जो ट्रीटी साइन हुई थी वो 100 साल बाद ख़त्म हो जाती है, 2023 में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद तुर्की जो है वो हर तरह के जो मर्जी इक़दामात करना चाहे वो कर सकेगा। लेजेंडरी कैरेक्टर शर्लक होम्स वाज क्रिएटेड बाय सर आर्थर कॉनन डॉयल। हैरी पॉटर के क्रिएटर जो हैं जेके रोलिंग, लॉर्ड ऑफ रिंग्स JRR टोल्कियन। इसके अलावा मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है जिसमें मैंने सारे जो राइटर्स हैं इंपॉर्टेंट इंग्लिश और उर्दू की किताबों के, वो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। बकिंगम पैलेस इज द रेजिडेंस ऑफ क्वीन ऑफ इंग्लैंड। क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो है ये बकिंगम पैलेस में रहती हैं। पॉप जो है, जो उनका
रोम में रहता है वो अपोस्टोलिक पैलेस में रहता है। यूएस प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में रहता है। उसके अलावा किर्गिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो जिस बिल्डिंग के अंदर रहता है उसको भी व्हाइट हाउस कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके जो है वो उसका ऑफिस 10 डाउनिंग स्ट्रीट के ऊपर है, उस गली के अंदर है 10 डाउनिंग स्ट्रीट जिसको कहा जाता है। एलिसे पैलेस प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के लिए है। ब्लू हाउस प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया के लिए है। इस्ताना नूरुल ईमान सुल्तान ऑफ ब्रुनाई। राष्ट्रपति भवन इंडिया। क्रेमलिन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। 24 ससेक्स ड्राइव प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। किरिबली हाउस प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। 38 पैरेलल इज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। इनके बीच में 38 पैरेलल है। इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसको मैकमोहन लाइन या एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। एलएसी का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चाइना और ताइवान के बीच में नहीं है। जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में ऑर्डरनेसी लाइन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइना एंड ताइवान के बीच में जो लाइन है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 17th पैरेलल जो है वो साउथ वियतनाम एंड नॉर्थ वियतनाम के बीच में है। डोरंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर है उसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। मेडिसन लाइन कनाडा एंड यूएसए के बीच में है। एलओसी पाकिस्तानी कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के बीच में जो लाइन है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। वर्किंग बाउंड्री पाकिस्तान सियालकोट का जो एरिया है जिसको इंडिया तस्लीम करता है और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का जो एरिया है यानी सियालकोट का वो एरिया जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर मकबूजा कश्मीर के साथ लगता है उसको वर्किंग बाउंड्री कहा जाता है क्योंकि इंडिया सियालकोट पे पाकिस्तान का हक तस्लीम करता है। सियालकोट हमारे साथ इंटरनेशनली हमारे साथ अटैच्ड है लेकिन हम उस बॉर्डर को तस्लीम नहीं करते क्योंकि हम ये कहते हैं उस तरफ जो एरिया है वो हमारा बनता है, तो इंडिया ने जो उस पर कब्जा किया हुआ है तो इसलिए ये सेमी रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर है। वो तो मानते हैं इस बॉर्डर को पर हम नहीं मानते। Which country used to be called the sick man of Europe during the late 19th and early 20th century? तुर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता था। 14वीं-15वीं सदी तक जो उस्मानी सल्तनत थी वो इस एरिया की सबसे ताकतवर तरीन सल्तनत थी, लेकिन 19वीं-20वीं सदी तक आते आते उस्मानी सल्तनत पे ज़वाल आ चुका था तो ये एक बीमार सा मुल्क बन गया था। मुख्तलिफ मुल्कों ने इसके कुछ कुछ इलाके जो वो छीन लिए थे तो इसलिए इसको सिक मैन यानी बीमार आदमी कहा जाता था ऑफ यूरोप। विच कंट्री एक्सरसाइज्ड वीटो पावर द मोस्ट इन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ? रशिया या यूएसएसआर ने सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल किया है 116 टाइम्स। 82 टाइम्स यूनाइटेड स्टेट्स में, 29 टाइम यूके ने, 16 टाइम्स फ्रांस एंड 16 टाइम्स ही चाइना। Which of these terms refers to the sharpness or clarity of an image? रेजोल्यूशन जो है वो किसी भी इमेज की शार्पनेस को डिनोट करता है। पिक्चर में फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं 1x1 सिंगल पिक्सल है, एक ही पिक्सल है। 2x2 दो पिक्सल हैं। 5x5 थोड़ी सी इमेज क्लियर हो गई है। उसके बाद 10x10 का इमेज जो है वो थोड़ा ब्लर है, अब थोड़ा बेहतर होता जा रहा है। 20x20, 50x50 एंड 100x100 काफी क्लियर है। उसके नीचे यूजुअली जो यूज होती हैं रेजोल्यूशंस 480p, 720p, 1080i या 1080p और 2160p जिसको 4K भी कहा जाता है। यूनियन जैक इज द नेम ऑफ फ्लैग ऑफ विच कंट्री? यूनाइटेड किंगडम के फ्लैग को, उनके झंडे को यूनियन जैक कहा जाता है। इसकी शेप आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अंग्रेजों ने फैसलाबाद का जो नक्शा है वो इसी यूनियन जैक की तरतीब पे बनाया था। आप इन 8 बाजारों की अगर तरतीब को देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने इन 8 बाजारों को यूनियन जैक की शक्ल पे बनाया था, उस नक्शे पे तरतीब दिया था। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।